1991 के बाद दुनिया में एक ही सुपर पावर के अराउंड पूरी दुनिया घूमती थी, वो है अमेरिका। लेकिन 2026 तक आते आते दुनिया का पावर स्ट्रक्चर कम्प्लीटली चेंज होने लगा। डॉलर को चैलेंज मिलने लगा, चाइना ओपनली अमेरिका को चैलेंज कर रहा है और इंडिया क्वाइटली दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट बैलेंसिंग पावर बन रहा है। सवाल ये है, क्यों हम ऑफिशियली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में एंटर कर चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अंकित मोदी और वेलकम टू माय अंकित मोदी एनालिसिस। आज हम समझेंगे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक्चुअली होता क्या है, अमेरिका की पावर क्यों चैलेंज हो रही है, चाइना क्या गेम खेल रहा है और इंडिया इस पूरी जियोपॉलिटिक्स में चेस बोर्ड में कहाँ खड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो का पहला पार्ट। ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर क्या था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई थी, एक था अमेरिका और दूसरा था सोवियत यूनियन। इस पीरियड को बोला गया कोल्ड वॉर। फिर 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और उसके बाद पूरे अमेरिका में, पूरी दुनिया में सिंगल पावर सुपर पावर बन गया। हर जगह अमेरिकन डॉलर्स, अमेरिकन मिलिट्री, अमेरिकन टेक्नोलॉजी, अमेरिकन इन्फ्लुएंसेस बढ़ने लगे। पॉलिटिकल साइंटिस्ट फ्रांसिस फुकरेन ने उस टाइम एक फेमस थियरी दी थी, द एंड ऑफ हिस्ट्री। उनका मानना था कि लिबरल डेमोक्रेसी और वेस्टर्न सिस्टम की दुनिया का फाइनल मॉडल बन जाएगा। फ्रांसिस फुकरेन ने ये चीज़ अपनी एक बुक में बताई थी। भी इसका पार्ट 2 ये है कि सिस्टम क्यों चेंज हो रहा है, लेकिन हिस्ट्री कभी रुकी नहीं है। उसका सबसे पहला रीज़न ये है चाइना का राइज होना। 2001 में चाइना WTO ज्वाइन करता है और अगले 20 साल में दुनिया की फैक्ट्री बन जाता है। आज चाइना में इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल्स, EV बैटरीज, रेयर अर्थ मिनरल्स, सब में चाइना का डोमिनेंस है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, चाइना की इकोनॉमी परचेजिंग पावर टर्म्स में अमेरिका को चैलेंज करने लगी है। उस पे पार्ट में दूसरा रीज़न ये है अमेरिका का अनलिमिटेड टाइम वॉर जोन में चले जाना। अफ़गानिस्तान, इराक, सीरिया, अमेरिका ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके अंदर स्पेंड किए हैं, लेकिन दुनिया का ट्रस्ट धीरे धीरे अमेरिका के ऊपर कम होने लगा। इकोनॉमिस्ट जेफरी सैचेस ने बार बार बोलते रहे कि एंडलेस वॉर ने वेस्टर्न डोमिनेंस को एकदम जड़ से कमज़ोर कर दिया है। इस कड़ी में तीसरा रीज़न ये भी है, यूक्रेन वॉर को पूरी सिस्टम को चेंज कर दिया। 2022 में रशिया और यूक्रेन वॉर ने दुनिया को हिला दिया और पहली बार कंट्रीज़ ओपनली सोचने लगी, क्या हम अमेरिका के साथ सिस्टम पर फुल्ली डिपेंडेंट बन सकते हैं। अमेरिकन डिफेंस सिस्टम या अमेरिकन डिफेंस जो भी हथियार हम बोलते हैं, वो ना ही यूक्रेन को बचा पाए और दूसरी तरफ आज जो इज़राइल और ईरान के वॉर बीच में भी जो वॉर चल रही है, उसमें ईरान ने जो मिडल ईस्ट के ऊपर भी जो हमले किए, उसमें ज़्यादातर अमेरिका की ही डिफेंस सिस्टम थी। UAE में ख़ास करके जो अमेरिकन डिफेंस सिस्टम जो थी, वो पूरी तरीके से ईरान ने बर्बाद कर दी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया ये सोचने के लिए मजबूर हो गई कि क्या हम सिर्फ अकेले अमेरिका के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं या हमें बेटर और अच्छा सबसे किफ़ायती ऑप्शन भी ढूंढना चाहिए। इस पार्ट में तीसरा बड़ा पार्ट ये था ब्रिक्स का उभर के आना, और यहीं से एंट्री होती थी ब्रिक्स की। इनिशियली ब्रिक्स एक इकोनॉमिक ग्रुप था
लेकिन अब कई एक्सपर्ट ये भी मानने लगे हैं कि वेस्टर्न डोमिनेंस के ऑल्टरनेटिव के रूप में ब्रिक्स को देखा जाने लगा है। न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन जैसे ब्लूमबर्ग और रीयूटर्स रिपोर्टेडली रिपोर्ट कर रहे हैं कि कंट्रीज़ में ट्रेड सेटलमेंट में डॉलर्स का ऑल्टरनेटिव एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। अगर ऑयल ट्रेड डॉलर के बिना होने लगा तो अमेरिका की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही वीक होने लग जाएगी। लोग अपने अपनी करेंसीज में डील करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही बीच में इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाया, रशिया के ऊपर यूक्रेन वॉर में सैंक्शन लगाया था, तो रशिया ने सारी की सारी ऑयल ट्रेडिंग अपनी करेंसी में या रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ के साथ में करनी स्टार्ट कर दी थी, जिसकी वजह से भी डॉलर को सबसे ज़्यादा फटका लगा था। ये सब में इंडिया का रोल क्या है, और इस पूरी स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग प्लेयर तो इंडिया ही था। इंडिया ने फुल अमेरिका कैंप भी ज्वाइंट नहीं किया, ना ही चाइना रशिया ब्लॉक में चला गया। इंडिया का मॉडल है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर बार बार बोल चुके हैं कि इंडिया अपना नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली सारे के सारे डिसीजंस लेंगे, जिसका एक सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ ये मिला कि इंडिया को और पूरे ग्लोबल लेवल पे ह्यूज मार्केट एक्सप्लोर करना मिला। इंडिया का यंग पॉपुलेशंस है, डिजिटल इकोनॉमी है, मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट भी हुआ, जियोपॉलिटिकल लोकेशंस भी है। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को भी चाइना के बेल्ट के रूट के अल्टरनेटिव रूप में देख रहा है। मीडिया का नैरेटिव इसमें क्या था? इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेस्टर्न मीडिया भी अब इंडिया को इग्नोर नहीं कर रहा है। BBC, CNN, द इकोनॉमिस्ट जैसे बड़े न्यूज़ रिपोर्टर या न्यूज़ चैनल्स, इन सब पब्लिकेशंस ने रिसेंट ईयर्स में इंडिया को इमर्जिंग पावर, बैलेंसिंग फोर्स एंड फ्यूचर ग्रोथ का इंजन भी बोला है। किंतु आप ये मत समझिए कि इंडिया का ग्रोथ या चाइना भी अपना इंडिपेंडेंट कर रहा है तो अमेरिका ख़त्म हो चुका है। इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि अमेरिका ख़त्म हो गया है। अमेरिका की आज की तारीख में भी डोमिनेंस नाटो कंट्रीज़ में भी है, AI है, उसका डॉलर है, मिलिट्री पावर है, सेमीकंडक्टर्स है, ग्लोबल फाइनेंस है। कंपनीज लाइक एनविडा, ओपन AI और माइक्रोसॉफ्ट अभी भी ग्लोबल टेक की रेस में सबसे आगे है, जिसका अभी तक कोई भी ऑल्टरनेटिव कंट्रीज़ या कोई भी कंपनीज उसका मुकाबला नहीं कर पाई है। तो क्या आपको लगता है कि वर्ल्ड ऑर्डर ऑफिशियली चेंज हो चुका है? मेरे हिसाब से तो शायद नहीं, लेकिन ट्रांजिशनल तो डेफिनेटली हो चुका है। और इस ट्रांजिशन का सबसे बड़ा विनर कौन हो सकता है? इंडिया। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका की पावर कम हो रही है? क्या ब्रिक्स फ्यूचर बन रहा है? और क्या इंडिया नेक्स्ट ग्लोबल सुपर पावर बन सकता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही डिटेल्ड जियोपॉलिटिकल एनालिसिस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।